नमस्कार। भारत जैसे देश को जहां हर कुछ किलोमीटर पर भाषा, खान-पान और संस्कृति बदल जाती है, एक साथ कैसे रखा जाता है? ये सवाल हमारे संविधान बनाने वालों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और इसका जवाब, जैसा आपने कहा, एक शब्द में है संघवाद, यानी फेडरलिज्म। हाँ, और आज हम कक्षा 10 की राजनीति विज्ञान की पुस्तक लोकतांत्रिक राजनीति -2 के दूसरे अध्याय की गहराइयों में उतरेंगे, जो हमारे एक श्रोता ने साझा किया है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक राजनीतिक व्यवस्था नहीं है, बल्कि भारत की अनेकता में एकता को बनाए रखने का एक फॉर्मूला है। आज हम इसी फॉर्मूला को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बुनियादी सवाल पर आते हैं। स्रोत हमें दो तरह की शासन व्यवस्थाओं की तुलना से शुरू करता है, एकात्मक और संघीय। यहाँ एक चित्र है जिसमें एकात्मक व्यवस्था में एक राजा सिंहासन पर बैठा है और शक्ति ऊपर से नीचे जा रही है। ये तो मतलब काफी सीधा साधा लगता है। हाँ, बिल्कुल। देखिए, स्रोत में पहला बिंदु लिखा है, शासन का केवल एक ही स्तर होता है या इकाइयां उसके अधीन होती हैं। तो मतलब यह है कि सरकार का बस एक ही लेवल होता है, जैसे सिर्फ केंद्र सरकार। अगर छोटे मोटे राज्य होते भी हैं तो वो केंद्र के नीचे काम करते हैं। अच्छा। फिर लिखा है, केंद्र सरकार राज्य या स्थानीय सरकारों को आदेश दे सकती है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही सारी शक्ति है और वो राज्यों को हुक्म दे सकती है। तो एक तरह से सारी शक्तियां केंद्र सरकार के पास ही होती है। बिल्कुल, जैसा कि स्रोत में लिखा भी है, और इसके उदाहरण हैं श्रीलंका और चीन। ठीक है, यानी केंद्र ही बॉस है। लेकिन संघीय व्यवस्था का जो चित्र है वो बिल्कुल अलग है। यहाँ केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारें एक नेटवर्क में जुड़ी हुई हैं। कोई किसी के ऊपर नहीं दिख रहा। हाँ, और ये है भी ज्यादा जटिल। इसमें पहला बिंदु है, सरकार दो या अधिक स्तरों पर काम करती है। मतलब यहाँ एक से ज्यादा स्तर की सरकारें होती हैं। जैसे भारत में केंद्र सरकार और राज्यों की अपनी अपनी सरकारें हैं। सही। दूसरा बिंदु है, सत्ता संविधान द्वारा केंद्र सरकार और उसकी विभिन्न इकाइयों के बीच बटी होती है, तो यहाँ शक्ति का बंटवारा संविधान में ही लिख दिया जाता है, ताकि कोई भ्रम न रहे। हाँ। और सबसे जरूरी बात, स्रोत कहता है, राज्य सरकारें अपने कार्यों के लिए केंद्र सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं होती हैं। दोनों ही सीधे जनता के प्रति जवाबदेह हैं। अच्छा, ये बहुत दिलचस्प है। तो मतलब राज्य सरकारें स्वतंत्र रूप से काम करती हैं। बिल्कुल, ये एक साझेदारी की तरह है, हुकूमत की तरह नहीं। और इसके उदाहरण हैं भारत, बेल्जियम और अमेरिका। तो भारत, अमेरिका जैसे देशों ने ये ज्यादा जटिल रास्ता क्यों चुना? जरूर इसके कुछ खास फायदे होंगे। हाँ, और यही हमें संघवाद की 7 मुख्य विशेषताओं पर लाता है। स्रोत में इसे एक फूल की पंखुड़ियों के रूप में दिखाया गया है। पहली विशेषता तो यही है जो हमने अभी पढ़ी, 2 या अधिक स्तरों वाली सरकार। ठीक है, ये तो समझ आ गया। कम से कम 2 स्तर। दूसरी विशेषता है एक ही नागरिक समूह पर शासन। मतलब अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं, पर कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। यहीं पर मुझे एक बात हमेशा सोचने पर मजबूर करती है। हम एक ही नागरिक हैं, पर हम पर 2 सरकारें शासन कर रही हैं, केंद्र और राज्य। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग नहीं हो जाता? हो सकता है, लेकिन यहीं पर तीसरी विशेषता काम आती है, संवैधानिक गारंटी। इसका मतलब है कि संविधान सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा देता है। केंद्र सरकार अपनी मर्जी से राज्य सरकार की शक्तियों को छीन नहीं सकती। अच्छा, तो संविधान एक तरह से अंपायर की भूमिका निभा रहा है। बिल्कुल। और चौथी विशेषता इसे और मजबूत करती है, वो है संवैधानिक संशोधन। इसमें लिखा है, संविधान के मौलिक प्रावधानों को कोई एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। इसके लिए दोनों स्तरों की सहमति चाहिए। यानी किसी भी जरूरी नियम को बदलने के लिए केंद्र और राज्य दोनों की रजामंदी जरूरी है। सही। पर क्या होता है जब दोनों सरकारों में इस बात पर झगड़ा हो जाए कि गेंद किसके पाले में है? बेहतरीन सवाल। और यही 5वीं विशेषता सामने आती है, अदालतों की भूमिका। स्रोत कहता है, अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है, और अगर कोई विवाद होता है तो सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक की भूमिका निभाता है। ठीक है। और छठी विशेषता वित्तीय स्वायत्तता की है। हाँ, विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत निर्धारित हैं। मतलब हर सरकार के पास पैसा कहाँ से आएगा ये भी तय है, ताकि वो अपना काम ठीक से कर सकें। ठीक है, तो ये सब मिलकर एक मजबूत ढांचा बनाते हैं। लेकिन इस सब का मकसद क्या है?
7वीं विशेषता कहती है दोहरा उद्देश्य। हाँ, पहला उद्देश्य है देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना। और दूसरा है क्षेत्रीय विविधताओं का पूरा सम्मान करना। ये दोनों बातें एक साथ कैसे चलती हैं? एक तरफ आप देश को एक रखना चाहते हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि सब अलग अलग भी रहें। यही तो संघवाद का सबसे बड़ा संतुलन है। इसका मकसद है एक ऐसा सिस्टम बनाना जहां तमिलनाडु का व्यक्ति अपनी तमिल पहचान पर भी गर्व कर सके और भारतीय होने पर भी। मतलब आपको एक होने के लिए एक जैसा होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, ये विविधता को देश की कमजोरी नहीं बल्कि ताकत मानता है। यहाँ स्रोत हमें संघ बनाने के 2 अलग-अलग तरीकों के बारे में बताते हैं। पहला है साथ आकर संघ बनाना या कमिंग टुगेदर फेडरेशन। हाँ, इसका चित्र दिखाता है कि कई छोटी इकाइयां मिलके एक बड़ी इकाई बना रही हैं। स्रोत में लिखा है 2 या अधिक स्वतंत्र राष्ट्र अपनी संप्रभुता को साथ लाकर एक बड़ी इकाई बनाते हैं। मतलब छोटे छोटे आजाद देश मिलके एक बड़ा देश बना लेते हैं। और ऐसा क्यों करते हैं वो? ताकि उनकी सुरक्षा और खुशहाली बढ़ सके। लेकिन वो अपनी पहचान बनाए रखते हैं। और इस व्यवस्था में राज्यों को समान अधिकार होते हैं और वे केंद्र की तुलना में ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। सही। और दूसरा तरीका है साथ रहकर संघ बनाना या होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, जिसका चित्र बिल्कुल उल्टा है। एक बड़ी इकाई खुद को छोटी छोटी इकाइयों में बांट रही है। हाँ, जैसे भारत। इसमें लिखा है एक बड़ा देश अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करता है। तो यहाँ देश पहले से है, वो बस खुद को बांट रहा है। बिल्कुल। यहाँ देश की सरकार अपनी कुछ शक्तियां राज्यों को दे देती है और इसलिए इस व्यवस्था में केंद्र सरकार राज्यों की तुलना में अधिक शक्तिशाली होती है। अच्छा, ये एक बहुत बड़ा अंतर है। हाँ, और इसमें अक्सर कुछ राज्यों को जरूरत के हिसाब से विशेष अधिकार भी दिए जा सकते हैं। उदाहरण है भारत, स्पेन, बेल्जियम। तो अब देखते हैं कि भारत में ये शक्तियों का बंटवारा असल में कागज पर कैसे किया गया है। स्रोत हमें 3 सूचियों के बारे में बताता है। हाँ, ये भारतीय संघवाद का दिल है कह सकते हैं। संविधान ने कानून बनाने की शक्तियों को 3 सूचियों में बांटा है। पहली है संघ सूची, यूनियन लिस्ट। हाँ, इसमें राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं और इन पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है, जैसे कि प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग और मुद्रा। ये तो समझ आता है, पूरे देश के लिए एक ही कानून होना चाहिए इन मामलों में। दूसरी है राज्य सूची, स्टेट लिस्ट। इसमें प्रांतीय महत्व के विषय हैं, जैसे पुलिस, व्यापार, कृषि और सिंचाई। इन पर सिर्फ राज्य सरकारें कानून बना सकती हैं, क्योंकि इन मामलों में हर राज्य की जरूरतें अलग हो सकती हैं। सही पकड़ा। लेकिन सबसे दिलचस्प है तीसरी सूची, समवर्ती सूची या कंकरेंट लिस्ट। और इस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। ये तो सीधे सीधे टकराव को न्योता देने जैसा नहीं है, अगर दोनों ने एक ही विषय पर अलग अलग कानून बना दिए तो। है, और यहीं पर भारतीय संघवाद का केंद्र की ओर झुकाव दिखता है। स्रोत कहता है कि अगर टकराव होता है तो केंद्र का कानून ही मान्य होगा। अच्छा, तो अंतिम शक्ति केंद्र के हाथ में ही है। हाँ, इस सूची में विषय हैं शिक्षा, वन, विवाह, गोद लेना वगैरह। और एक और बात है, बाकी बचे विषय या रेजिड्यूअरी सब्जेक्ट्स। हाँ, जो विषय किसी भी सूची में नहीं आते, जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो संविधान बनाते समय थे ही नहीं। बिल्कुल, तो उन पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है। ठीक है, तो ये तो हुआ सैद्धांतिक ढांचा। लेकिन असल में भारत में संघवाद का अनुभव कैसा रहा है? स्रोत हमें 2 प्रमुख पहलुओं पर ले जाता है, भाषाई राज्य और भाषा नीति। और भाषा के आधार पर राज्य बनाना ये आजाद भारत की पहली और सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक थी। क्यों? ये तो बहुत जोखिम भरा फैसला लगा होगा उस समय। बहुत। कई नेताओं को डर था कि अगर भाषा के आधार पर राज्य बनाए गए तो देश टूट जाएगा। लेकिन फिर भी ऐसा किया गया। स्रोत कहता है कि 1950 के दशक में भाषा के आधार पर कई पुराने राज्यों की सीमाएं बदली गईं। हाँ, ताकि एक भाषा बोलने वाले लोग एक राज्य में आ सकें। और कुछ राज्यों का गठन संस्कृति या भूगोल के आधार पर भी हुआ, जैसे नागालैंड या उत्तराखंड। तो इसका नतीजा क्या निकला? क्या देश कमजोर हुआ? उनको लगा कि उनकी भाषा और संस्कृति को सम्मान मिल रहा है, तो अलगावों की भावना कम हुई। तो जो डर था उसका उल्टा हुआ। अब दूसरे पहलू पर आते हैं, भाषा नीति। ये तो और भी ज्यादा सेंसिटिव मुद्दा है। बिल्कुल, और यहाँ हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत दूरदर्शिता दिखाई। उन्होंने किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया। ये बहुत लोग नहीं जानते। हाँ,
हिंदी, जिसे लगभग 44% भारतीय बोलते हैं, उसे राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया, कामकाज की भाषा। लेकिन उसे किसी पर थोपा नहीं गया। और दूसरी भाषाओं का क्या? हिंदी के अलावा 22 अन्य भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करके अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया। इससे ये संदेश गया कि ये सभी भाषाएं राष्ट्रीय महत्व की हैं। सही। और सबसे महत्वपूर्ण कदम, गैर हिंदी भाषी राज्यों की चिंताओं को दूर करने के लिए सरकारी कामकाज में अंग्रेजी के इस्तेमाल को जारी रखने का फैसला किया गया। तो ये एक तरह का समझौता था जिसने देश को कई बड़े विवादों से बचाया है। निश्चित रूप से ये दिखाता है कि भारतीय संघवाद सिर्फ नियमों का एक सेट नहीं है, बल्कि लगातार बातचीत और समायोजन की एक प्रक्रिया है। और यही हमें केंद्र राज्य संबंधों के विकास पर लाता है। स्रोत 1990 को एक बड़े विभाजक के तौर पर दिखाता है। 1990 से पहले क्या हो रहा था? आजादी के बाद लंबे समय तक केंद्र और ज्यादातर राज्यों में एक ही पार्टी का शासन रहा। कांग्रेस का। हाँ, इसका नतीजा ये हुआ कि राज्य सरकारें अक्सर अपनी स्वायत्ता का ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाती थीं। उन पर केंद्र में बैठी अपनी ही पार्टी का दबाव रहता था। और स्रोत ये भी कहता है कि केंद्र सरकार अक्सर विपक्षी दलों की राज्य सरकारों को भंग कर देती थी। हाँ, संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग करके। ये संघवाद की भावना के बिल्कुल खिलाफ था। तो एक तरह से केंद्र बिग ब्रदर की भूमिका निभा रहा था। फिर 1990 के बाद ऐसा क्या बदला? 1990 के बाद गठबंधन सरकारों का दौर शुरू हुआ। किसी एक पार्टी को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत मिलना बंद हो गया। तो राष्ट्रीय पार्टियों को सरकार बनाने के लिए क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन करना पड़ा। बिल्कुल। और इन क्षेत्रीय दलों की ताकत तो उनके अपने राज्यों में थी, तो अब केंद्र सरकार उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। अच्छा। इससे सत्ता में साझेदारी और राज्यों की स्वायत्ता का सम्मान करने की एक नई संस्कृति पैदा हुई। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के एक महत्वपूर्ण फैसले ने भी राज्य सरकारों को मनमाने ढंग से भंग करना बहुत मुश्किल बना दिया। तो राजनीतिक मजबूरी और न्यायिक सक्रियता दोनों ने मिलकर संघवाद को असल में मजबूत किया। हाँ, कह सकते हैं। अब हम सत्ता के तीसरे स्तर पर आते हैं, विकेंद्रीकरण। इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है कि जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों यानी पंचायतों और नगर पालिकाओं को दी जाती हैं। और ऐसा क्यों किया जाता है? इसके पीछे सोच ये है कि कई समस्याएं ऐसी होती हैं जिन्हें स्थानीय स्तर पर ही सबसे अच्छे से समझा और सुलझाया जा सकता है। गांव की सड़क की समस्या दिल्ली में बैठा कोई अधिकारी नहीं समझ सकता, है ना? सही बात है। लेकिन स्रोत 1992 के एक संशोधन को ऐतिहासिक बताता है। ऐसा क्या खास हुआ 1992 में? 1992 में संविधान में संशोधन करके विकेंद्रीकरण को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। इससे पहले स्थानीय निकायों के चुनाव कराना या उन्हें शक्तियां देना राज्यों की मर्जी पर था। और 1992 के बाद ये अनिवार्य हो गया। हाँ, कुछ चीजें अनिवार्य कर दी गईं, जैसे अब स्थानीय निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता है। और आरक्षण का भी प्रावधान है। हाँ, SC, ST और पिछड़ी जातियों के लिए सीटें आरक्षित की गईं। और सबसे क्रांतिकारी कदम, कम से कम 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए। ये तो बहुत बड़ा शक्ति का हस्तांतरण था जो सीधे जमीनी स्तर तक गया। खासकर महिलाओं के लिए आरक्षण ने तो राजनीति में लाखों नई महिला नेताओं के लिए दरवाजे खोल दिए होंगे। निसंदेह इसने भारतीय लोकतंत्र को और भी गहरा बनाया है। स्रोत हमें स्थानीय शासन की संरचना भी बताता है। गांव में इसे पंचायती राज कहते हैं। हाँ, जो 3 स्तरों पर काम करता है। गांव के स्तर पर ग्राम पंचायत, फिर कई पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति और जिले के स्तर पर जिला परिषद। और शहरों में? छोटे शहरों में नगरपालिका और बड़े शहरों में नगर निगम होता है, जिसके प्रमुख को मेयर कहते हैं। ठीक है, तो इस पूरी चर्चा से एक बात साफ होती है कि भारतीय संघवाद एक स्थिर ढांचा नहीं है, ये लगातार विकसित हो रहा है। आप इसे एक जीवित, सांस लेते हुए दस्तावेज की तरह देख सकती हैं। ये भारतीय लोकतंत्र की जरूरतों के हिसाब से खुद को ढालता रहा है। बिल्कुल। इस अध्याय ने हमें संघवाद की सिर्फ परिभाषा नहीं दी, बल्कि भारत में इसके कामकाज की पूरी यात्रा दिखाई है। और इसी के साथ स्रोत हमारे लिए कुछ बहुत ही दिलचस्प सवाल छोड़ जाता है। हाँ, ये सवाल सोचने पे मजबूर करते हैं। पहला, अगर कृषि राज्य सूची का विषय है, तो केंद्र सरकार में कृषि मंत्री क्यों होते हैं? ये तो सोचने वाली बात है। दूसरा, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन भारत को मजबूत करता है या कमजोर? हमने चर्चा की कि इसने देश को मजबूत किया है, पर क्या इसके कोई नकारात्मक पहलू भी हो सकते हैं? और तीसरा, गठबंधन सरकार की राजनीति ने संघवाद को कैसे प्रभावित किया है?
क्या इसने राज्यों को सच में शक्तिशाली बनाया है या फिर ये सिर्फ राजनीतिक सौदेबाजी का एक और क्षेत्र बन गया है? ये सवाल दिखाते हैं कि संघवाद पर बहस कभी खत्म नहीं होती। ये भारतीय लोकतंत्र का एक ऐसा अध्याय है जो आज भी लिखा जा रहा है। इन सवालों पर सोचिएगा। इसी के साथ हमारा आज का ये सत्र समाप्त होता है। धन्यवाद। अगर आपको इसी तरह आसान भाषा में पढ़ना अच्छा लगता है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करें।